जयंती विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह जयंती विशेष। आज बहुजन वीरांगना झलकारी बाई की जयंती है। आप सबको बधाई और उन्हें नमन। इतिहासकार, साहित्यकार क्या कहते हैं झलकारी बाई के बारे में, आज उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और बहुत दिन से मैं तलाश भी कर रहा था कि दस्तावेजों में उनके बारे में क्या सूचना है। कोई साथी अगर इस पे कोई शोध किए हों, पीएचडी किए हों, कोई किताब लिखे हों, तो उसकी जानकारी कृपया मुझे देंगे। आज जैसे वृंदालाल वर्मा, मोहनदास नमिशराय, बद्री नारायण, ऐसे जो सोशल साइंटिस्ट और साहित्यकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है और बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए आपको सुनाता हूं क्या थी वो दास्तान बहुजन वीरांगना झलकारी बाई की। झलकारी बाई ने श्रृंगार किया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मीबाई पहनती थी। गले के लिए हार न था, परंतु कांच की गुड़ियों का कंठ था। कंठ माला जिसकी तरह कहते हैं उसको गले में डाल दिया। सुबह सुबह पहले मुंह हाथ धोकर तैयार हो गई और सुबह होते ही पांव फटते ही घोड़े पर बैठी और ऐड के साथ अंग्रेजों की छावनी की ओर चल दिया। साथ में कोई हथियार नहीं लिया, लेकिन उनके पास चोली में एक छुरी थी, रख ली उन्होंने। थोड़ी दूर पर गोरों का, अंग्रेजों का पहरा मिला, टोकी गई। झलकारी बाई को टोका गया। झलकारी ने टोकने के उत्तर में कहा, हम तुम्हारे जडैल के पास जाऊता है, हम तुम्हारे जडैल के पास जाऊता है। यदि कोई भारतीय इस भाषा को सुनता तो बिना हंसे नहीं रह पाता। बहरहाल एक गोरा अंग्रेज थोड़ी बहुत हिंदी जानता था। बोला, कौन? रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी ने बड़ी हेकड़ी के साथ जवाब दिया कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूं। गोरों ने उसे घेर लिया। उन लोगों ने आपस में तुरंत सलाह की कि जनरल रोज के पास इसे अविलंब ले चलना चाहिए। इसको घेर कर गोरे छावनी की ओर बढ़े। शहर भर में गोरों में हल्ला फैल गई कि झांसी की रानी पकड़ ली गई। गोरे सिपाही खुशी में पागल हो गए। उनसे बढ़कर पागल लेकिन झलकारी बाई थी। उनके जहन में, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उनको विश्वास था कि जब तक गोरे अंग्रेज मेरी जांच पड़ताल करेंगे और हत्या में जब तक मेरी उलझे रहेंगे, तब तक रानी को इतना समय मिल जाएगा कि वह दूर निकल जाएंगी और अंग्रेजों से बच जाएंगी। सोचिए दिमाग का इस्तेमाल। झलकारी बाई की दास्तान हमें मशहूर साहित्यकार वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में मिलती है। सवाल है कि झांसी की रानी की पूरी कहानी में ये झलकारी बाई कैसे फिट हो गई, कहां से आई वो। अब चलिए थोड़ा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या लिखा जा रहा है। एक स्त्री जिसके हौसले और बहादुरी को इतिहास के दस्तावेजों में जगह नहीं मिली, आम लोगों ने उसे अपने दिलों में जगह दी। मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि ओरल ट्रेडिशन भी एक सोर्स होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ट्रांसफर होता रहता है। तो लोग अपनी मेमोरी में, लोकल कविताओं में, गानों में उसको जिंदा रखते हैं। तो इतिहासकारों ने इग्नोर किया, लेकिन लोगों ने अपने दिल में उनको जगह दी। किस्से, कहानियों, उपन्यासों, कविताओं के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पूरी जो कथा थी, जीवन यात्रा थी, उसको संजोया गया।
सालों बाद उसकी कहानियों दबे कुचले हाशिए के समाज के लोगों को प्रेरणा बनी। उनकी कहानियां, वीरता की कहानियां। तभी घोड़े पर सवार उनकी मूर्तियां आज कई शहरों में दिख जाती हैं। वो झलकारी बाई है। इसके लिए तो कांशीराम जी, बीएसपी और मायावती को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि जब उनका शासन काल आया तो सारे बहुजन नायक नायिकाओं की मूर्तियां चौक चौराहे शहर उनके नाम पर रखे गए। उनमें से एक बहुजन वीरांगना झलकारी बाई भी थी। अब चलिए इतिहास के कुछ अनछुए पन्ने को तलाशते हैं और देखते हैं कि इतिहास में किस तरह से दर्ज है, लोगों ने कैसी कैसी व्याख्याएं की है। सो जब भी 1857 के संघर्ष का, लड़ाई का जिक्र आता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आता है, और लेकिन यह भी कहा जाता है कि झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झलकारी बाई भी अंग्रेजों से लड़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की किताबों में समाज के दबे कुचले वंचित समुदाय के लोग लगभग गायब हैं। इतिहास की यही लीला होती है। इतिहासकार कुछ नहीं करेगा। अगर आपके इतिहास को मिटाना है तो चुपचाप आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, यही लीला है। 200 साल बाद आपको कोई नहीं जानेगा। इतिहास के छात्र होने के नाते मैं ये कह रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई के नाम तो हमें सब लोग सुनते हैं बचपन से, स्कूल के टेक्स्टों में मिलता है, लेकिन झलकारी बाई का नाम इतिहास की किताबों में नहीं। और कहानी कुछ इस तरह से है कि झांसी के पास भोजला गांव है। उस गांव के लोगों का कहना है कि झलकारी बाई इसी गांव से थी। परिवार पेशे से बुनकर था। बहुत आम और गरीब परिवार की थी। ऐसे परिवार के बच्चे जैसे पलते बढ़ते हैं उसी तरीके से झलकारी बाई भी पली बढ़ी थी। अब उनकी कहानी क्या है, चलिए। एक इतिहासकार लेखक हैं राजकुमार, वो लिखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के सामने रहती थी झलकारी बाई। भोजला उसका गांव था और इस गांव में पहाड़ों और जंगलों में लोग जाकर लकड़ियां इकट्ठा करते थे। किले के दक्षिण में उन्नाव गेट है। झलकारी बाई के घराने के लोग वहीं रहते थे। उस घराने के लोग आज भी हैं। अगर पता करेंगे तो झलकारी बाई के घराने के लोग वो इतिहास बताते हैं। वे कहते हैं कि ये लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी है। हम लोगों की यहाँ पर पूरी बस्ती है। हम लोगों का पूरा इतिहास है। झलकारी बाई हम लोगों के समाज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में झलकारी बाई का नाम नहीं आता है, मगर सवाल यह है कि हाशिए के लोगों को इतिहास में जगह कब मिली? कभी नहीं मिली। इनमें वंचित समाज भी है, महिलाएं भी हैं, और झलकारी बाई दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वंचित समाज और महिला दोनों का। झलकारी बाई के उपन्यासकार मोहनदास नैमिषारण्य का कहना है, पहली बात तो यह है कि गजट में, जो अंग्रेज सरकार गजट बनाते थे, गजट में कोई आम लोगों का नाम नहीं होता। उस समय तो झलकारी बाई आम महिला ही थी। खास तो बाद में बनी, और गजट में नाम लिखाने के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। उस समय के बहुत सारे जो खास लोग होते हैं उस पर निर्भर करता है कि किसका नाम गजट में जाएगा, किसका नहीं जाएगा। एक समाजशास्त्री हैं बद्री नारायण जी, हम जानते हैं उन्हें, मेरी बातचीत होती है, और वो लिखते हैं कि ब्रिटिश रिकॉर्ड में उन्हीं का वर्णन होता है जो उनको महान लगते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, या जिनसे ब्रितानी हुकूमत बहुत घबराई हुई रहती है। वो तो शासक थे ना। तो कैसे माना जाए कि झलकारी रही होंगी? उनकी ऐतिहासिकता पर उसे कैसे प्रूव किया जाए? बद्री नारायण के मुताबिक शासक की आर्काइव में सबको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इसके लिए जनता की आर्काइव में जाना होगा, ढूंढना होगा, खोजना होगा। जनता की आर्काइव में लोक स्मृतियां हैं, उनमें उनका जिक्र आता है। उस समय के जो मेमोयर हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी, मैंने पहले कहा, मेमोयर हैं या नैरेटिव हैं, उनमें उनका जिक्र आता है। तो यह भी कहना ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत मुश्किल है कि वे थी या नहीं थी, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में वे जरूर थी। इसलिए वे खास तौर पर बद्री नारायण जोड़ देते हैं कि इतिहास में वह नहीं थी, यह कहना बहुत मुश्किल है। अगर किसी का परिवार है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति भी मौजूद था। और सोचिए अम्बेडकरनामा क्या काम कर रहा है। मैं इतिहास का छात्र हूं, कितना महत्व समझता हूं कि मैं सारे अम्बेडकर साहब की राइटिंग के इस तरह के रिकॉर्ड्स को मैं डिजिटल बना रहा हूं, आपके बीच लेके जा रहा हूं। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये वीडियोस आपके बीच जरूर रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। जब तक ये डिजिटल आर्काइव रहेगा, यूट्यूब रहेगा, आप नहीं तो आपके बच्चे, बच्चे नहीं तो उनके बच्चे वो इस वीडियो को सुनते रहेंगे और याद जरूर करेंगे कि कोई एक रतनलाल था। इसलिए देखते रहिए अम्बेडकरनामा और दिखाते रहिए। मोहनदास नैमिषारण्य एक और पहलू की ओर ध्यान दिलाते हैं। कहते हैं किसे याद रखा जाएगा, किसे नहीं, इसका रिश्ता सामाजिक गैर बराबरी से है। वे कहते हैं उस समय तो यहां अपने देश में दलित समाज के लोगों को सम्मान देने की परंपरा तो थी ही नहीं, अभी भी नहीं है वो, इसलिए टेंशन है। इस बात का एहसास अंग्रेजों को भी था, तो अंग्रेज भी उसी तरह व्यवहार करते थे। यानी उनके मुताबिक इसी सामाजिक वजह से अंग्रेजों के दस्तावेजों में झलकारी बाई का जिक्र गायब है। अब झलकारी बाई के बहादुरी के बहुत सारे किस्से हैं। पहले भी मैं पिछले साल भी एक वीडियो मैंने बनाया था, शॉर्ट वीडियो उनके ऊपर। उतनी जानकारी मेरे पास नहीं थी, और जैसे जैसे जानकारियां मेरी बढ़ेंगी आपके पास मैं जरूर लेकर आऊंगा। झलकारी के बहुत बहादुरी के अनेक किस्से हैं, उनके अनेक गीत हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में एक बाघ को मार डाला था, डाकुओं को खदेड़ दिया था। बद्री नारायण के अनुसार बुंदेलखंड की स्मृतियों में उन्हें वीरांगना के रूप में स्थापित करने की कोशिश होती है, और वीरांगना के रूप में जब स्थापित करने की कोशिश होती है तब यह होता है कि वे बचपन से ही वीरांगना थे। झलकारी के पति पूरन नाम के बहादुर पहलवान थे। वे झांसी की रानी की सेना में एक सैनिक थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। मुमकिन है उस वक्त के राजनीतिक और सामाजिक हालात ने झलकारी बाई जैसी एक शख्सियत पैदा करने का काम किया। वे घुड़सवारी करती थी, हथियार चलाना जानती थी। आखिर हाशिए पर माने जाने वाले समाज के लोग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में झांसी की रानी के साथ क्यों खड़े हुए होंगे? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आसपास के वैसे समय में खास तौर से कि आसपास के छोटे बड़े राजाओं सामंतों ने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कोई मदद नहीं की थी। लेकिन उस समय ये क्यों खड़ी हुई? ये दिलचस्प सवाल है। मोहनदास नैमिषारण्य लक्ष्मीबाई के बारे में बताते हैं, ये जो उन्होंने काम किया ये इतिहास में पहली बार शायद हुआ, यानी दलित और पिछड़े समाज के लोगों को जोड़ने का काम। इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या बद्री नारायण करते हैं और कहते हैं कि इन रानियों और राजाओं के घरों में आसपास रहने वाली सेवा कार्य से जुड़ी खास जातियां काम करती थी, तरह तरह के काम करती थी। झलकारी बाई बुनकर समुदाय से थी, वह भी उनके घर में काम करती थी, उनसे जुड़ी थी, वहां आती थी। कहा जाता है कि वह उनकी दासी थी। उस समय रानी भी कम उम्र की थी, ये दासियां कम उम्र की रही होंगी। इनमें मैत्री भाव होना स्वाभाविक था। मैत्री भाव जग जाता है साथ साथ रहने से। और कहा जाता है कि उनका चेहरा मोहरा भी काफी कुछ रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही था। बद्री नारायण का मानना है कि झलकारी
का रानी से जुड़ना दो कारणों से संभव था। एक तो सेवा कार्य से जुड़ी जाति का होना और दूसरे उनके पति का लक्ष्मीबाई के सेना में होना। लक्ष्मीबाई की सोच भी उस दौर के सामंती सोच से अलग दिखती है। इसकी एक झलक वृंदालाल वर्मा के उपन्यास में भी मिलती है। जिस प्रसंग में लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का पहली बार आमना सामना होता है उनके नाटक में, वहां वे लिखते हैं कि किले में जाने की सब जातियों को आजादी थी। किले के उस भाग में जहां महादेव और गणेश का मंदिर है, जिसको शंकर किला कहते थे, सब कोई जा सकते थे। अछूत कहलाने वाले चमार, बसोर और भंगी भी, कोरी और कुम्हार कभी अछूत नहीं समझे गए। बद्री नारायण इसे दो शब्दों में यूं बयान करते हैं। लक्ष्मीबाई का चरित्र काफी कुछ जनोन्मुख चरित्र था, जनता के प्रति उन्मुख चरित्र था। तो वह यानी झलकारी बाई उसके करीब आ सकती थी, यह नामुमकिन कतई नहीं लगता। शायद इसीलिए वृंदालाल वर्मा के उपन्यास में एक जगह रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, हमारे देश में ऊंच नीच का भेद न होता तो कितना अच्छा होता। आज भी जारी है ये सवाल। वे अपनी ख्वाहिश बताती हैं कि मैं चाहती हूं कि सब जातियों के चुने हुए लोगों को तोप और बंदूक का चलाना सिखलाया जाए। बहरहाल झलकारी को कैसे लगा कि झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ से लड़ना चाहिए। उपन्यासकार मोहनदास नैमिषारण्य इसकी वजह का बयान इत्मीनान से करते हैं, लिखते हैं, कहते हैं कि झलकारी बाई का चरित्र धीरे धीरे इतना सशक्त बनता गया कि वे देश के बारे में सोचने लगी, समाज के बारे में सोचने लगी। मैंने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में समझ में आता है वे अपने राज्य के लिए सोच रही थी, शासक होने के नाते सोच रही थी, लेकिन झलकारी बाई कुछ नहीं था उसके पास। उसके बावजूद वे समाज और देश के बारे में सोच रही थी, यह बड़ी बात है। समाजशास्त्री बद्री नारायण का नजरिया कुछ अलग है। उनके मुताबिक कई बार इतिहास में कुछ भी बहुत ठोस शक्ल में नहीं मिलता। आपको घटनाओं को जोड़ जोड़कर कहानी खड़ी करनी होती है। इतिहासकार का काम इसलिए बहुत कठिन होता है, इतिहास आसान काम नहीं है। वे एक और बात, बद्री नारायण एक और बात कहते हैं, देखिए ये सारे चरित्र तलाशे गए हैं, यानी कोई जरूरी नहीं कि वह सच ही हो, लेकिन झूठ नहीं है इतना तय है। वैसे वृंदालाल वर्मा भी तो अपने उपन्यास में झलकारी बाई और उन जैसी अनेक महिलाओं का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि रानी ने स्त्रियों की जो सेना बनाई थी उसकी एक सिपाही झलकारी बाई भी थी। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो बकौल बद्री नारायण 1857 के युद्ध में ब्रिटानी सैनिकों का हमला हुआ, तो उस समय उन्होंने रानी को कहा, मतलब झलकारी बाई ने रानी को कहा कि आप अपने बच्चों को लेकर भाग जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल लेकर अंग्रेजों को रोके रखूंगी। अंग्रेज सोचेंगे कि लक्ष्मीबाई से लड़ रहे हैं, लेकिन तब तक तुम जा चुकी होगी। लक्ष्मीबाई बनकर वे ब्रिटिश सैनिकों को धोखा देती रहीं, बहुत वीरता से लड़ती रहीं, कोई पहचान नहीं पाया कि लक्ष्मीबाई हैं। कई पीढ़ियां गुजरी, झलकारी दस्तावेजों में नहीं, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। वे फख्र की वजह बनी। राजनीतिक सामाजिक चेतना आने के बाद हाशिए पर डाल दिए गए समाज के लोगों ने जंग आजादी में अपनी विरासत की तलाश शुरू की। उनकी दावेदारी की धमक की गूंज अब पुरजोर तरीके से सुनाई दे रही है। अम्बेडकरनामा भी यही प्रयास कर रहा है। अब देखिए हिस्ट्री में कहां जिक्र आ रहा है, तो लिखित रूप से सबसे पहले झलकारी का जिक्र विष्णु राव गोडसे के संस्मरण माझा प्रवास में मिलता है। फिर वृंदालाल वर्मा के उपन्यास में
इसके अलावा भवानी शंकर विशारद, माता प्रसाद, डीसी दिनकर, मोहनदास नैमिषराय की किताब है, इसमें आता है। और एनसीईआरटी की पाठबुक की पुस्तक में उन्हें जगह मिली है। बद्री नारायण बताते हैं कि झलकारी बाई पे दलित लेखकों ने 40 से ज्यादा पुस्तिकाएं लिखी हैं। इसका मतलब है कि लोक स्मृतियों में उनका होना है, वो जिंदा है और वह है, और इतिहास में वो नहीं थी, यह कहना मुश्किल है। झलकारी बाई की प्रेरणा का असर हम आज भी देख सकते हैं। जगह जगह लगी उनकी मूर्तियां, उनके नाम पर डाक टिकट जारी होना इसके गवाह हैं। वह दलित समाज की चेतना और गर्व के प्रतीक हैं। जो लोग झलकारी के होने ना होने को मुद्दा बनाते हैं, मोहनदास नैमिषराय उन लोगों से एक अहम सवाल पूछते हैं। झलकारी बाई जी के आने से रानी लक्ष्मीबाई जी को तो और सम्मान मिला, तो वो क्यों नहीं झेल पाते हैं कि दलित समाज की महिला ने भी उस समय ऐसा काम किया होगा। तो नैमिषराय साहब, इसी को मैं कहता हूं जनेऊ लीला है, जनेऊ लीला। आप काम करते रहिए लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। वह काम जिसे देख अंग्रेज जनरल रोज की आंखें फटी रह गई। वृंदालाल वर्मा आगे कुछ कहानी सुनाते हैं इस तरह कि झलकारी रोज के सामने पहुंचाई गई। वह घोड़े से नहीं उतरी। रानियों की सी शान, वैसा ही अभिमान, वैसी हेकड़ी। रोज कुछ देर के लिए धोखे में, रोज जनरल का नाम था, जनरल रोज, कुछ समय के लिए वो धोखे में आ गया। छावनी में राव दुल्हाजू था। पता कीजिए गद्दार कौन था, किस जात का था। राव दुल्हाजू था। वो खबर पाकर तुरंत पास आया। उसने बारीकी के साथ देखा। रोज के पास आकर दुल्हाजू बोला, यह रानी नहीं है जनरल साहब, ये गद्दार लोग कौन थे, ये पता कीजिए जरा जात कौन थे। तब राष्ट्रवाद पे बहस हो। झलकारिन कोरिन है, रानी इस प्रकार सामने नहीं आ सकती, ये बोल रहा है दुल्हाजू जनरल को। रोज को झलकारी की वास्तविकता समझाई गई। झलकारी ने निर्भय होकर कहा, मार दे, मैं का मरवे हो डरात हो, मैं कोई मरने से नहीं डरती। जैसे इतने सिपाही मरे तैसे मैं सही, मैं भी उसी तरह मरूंगी। यह बात तो हुई उपन्यास की। वे उपन्यास के आखिरी परिशिष्ट में जो बात लिखते हैं, वह वृंदालाल वर्मा जो लिखते हैं, वो परिशिष्ट में, कंक्लूजन में वो निचोड़ है, सुन लीजिए उसको। वे लिखते हैं वृंदालाल वर्मा कि यह ऐतिहासिक सत्य है कि उन्नाव दरवाजे पर कोरियों की तोप थी और तोप खाने का संचालन पूरन कोरी करता था। उसके पौत्र ने मुझे सारी घटनाएं बतलाई और झलकारी के विकट और निर्भीक पराक्रम का हाल सुनाया। उनके पौत्र ने। जनरल रोज ने अपनी डायरी में झलकारी की घटना का जिक्र नहीं किया है, पर कोरियों में वो घटना विख्यात है। 4 अप्रैल 1958 की रात को रानी के निकल जाने पर, लक्ष्मीबाई के निकल जाने पर 5 के बड़े सवेरे, 5 के सुबह झलकारी घोड़े पर बैठकर रोज के सामने पहुंची और उससे कहा, रानी को कहां ढूंढते फिरते हो, मैं हूं रानी, पकड़ लो मुझे। झलकारी बहुत उम्र पाकर मरी। उनके मरने का पता तब लगा जब रानी की बातों का पता लगाते लगाते मैं कोरियों के संपर्क में आया। तो यह थी हमारी पुरखिन झलकारी बाई। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा, और ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। और जो 40 किताबों का, जो पुस्तिकाओं का जिक्र आया है, किसी साथी के पास कोई डिटेल्स हो तो कृपया मुझे देने की कोशिश करिए। और आप चाहें तो अम्बेडकरनामा मेंबरशिप ज्वाइन भी कर सकते हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जय भीम। फिर मिलता हूं अगले एपिसोड।